स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। और आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं एक्सरसाइज 3A मशीन चैप्टर से। शुरुआत करेंगे अपने सबसे पहले क्वेश्चन के साथ। और हमारा पहला क्वेश्चन है कि व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय अ सिंपल मशीन। आप सिंपल मशीन से क्या समझते हैं। सेकेंड क्वेश्चन है कि स्टेट द प्रिंसिपल ऑफ एन आइडियल मशीन। क्या प्रिंसिपल है आइडियल मशीन का। तो देखते हैं पहले सिंपल मशीन क्या है। अ सिंपल मशीन इज अ डिवाइस, एक डिवाइस है, यंत्र है, बाय विच वी कैन ईदर ओवरकम अ लार्ज रेजिस्टिव फोर्स और लोड एट सम पॉइंट बाय अप्लाइंग ए स्मॉल फोर्स और एफर्ट एट अ कन्वीनियंट पॉइंट एंड इन अ डिजायर्ड डायरेक्शन और बाय विच वी कैन गेन इन स्पीड। तो डिवाइस है, कैसा डिवाइस कि जिसकी मदद से लार्ज रेजिस्टिव फोर्स से ओवरकम हो सकते हो या फिर किसी लोड वगैरह से, और आप किसी पॉइंट पे आप फोर्स अप्लाई कर सकते हो कन्वीनियंट पॉइंट पे, और कम फोर्स अप्लाई करके आप उससे क्या कर सकते हो, छुटकारा पा सकते हो। यानी कि एज अ फोर्स मल्टीप्लायर भी काम करेगा, चेंज करेगा डायरेक्शन भी एक कन्वीनियंट पॉइंट पे। इसके अलावा आपको अपने काम में तेजी भी मिलेगी, गेन इन स्पीड। तो मशीन ऐसा डिवाइस है। आइडियल मशीन का क्या है प्रिंसिपल। तो आइडियल मशीन इज दैट इन विच देयर इज नो लॉस ऑफ एनर्जी इन एनी मैनर। किसी भी तरीके से किसी एनर्जी का कोई लॉस नहीं होता। एक्चुअल मशीन का प्रिंसिपल यही कहता है, सॉरी आइडियल मशीन का। बट एक्चुअल मशीन ऐसा नहीं होता, क्योंकि इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि वर्क आउटपुट इज इक्वल टू द वर्क इनपुट। इट मींस उसकी जो क्षमता है, उसकी जो एफिशिएंसी है वो 100% है। मतलब जितना आपने इनपुट डाला उतना ही आपको क्या मिलेगा, आउटपुट मिलेगा। लेकिन ये तो आइडियल का केस हो गया। लेकिन एक्चुअल मशीन जो होती है, जो एक्चुअल मशीन है जो हम लोग यूज करते हैं, उसमें ये चीजें पॉसिबल नहीं है। वो इसलिए नहीं पॉसिबल है क्योंकि उनमें वेट होता है, प्योरली इलास्टिक नहीं होते हैं। उनमें अगर थ्रेड्स का, स्ट्रिंग्स का यूज किया गया है तो, और मासलेस नहीं है, फ्रिक्शनलेस नहीं होता है, इसलिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि स्टेट 4 वेज इन विच मशीन्स आर यूजफुल टू अस। किस किस तरीके से मशीन्स हमारे लिए यूजफुल हैं। तो machines are useful to us in changing the point of application of effort to a convenient point। अब देखो इसका मतलब क्या है। जैसे कि हमको क्या करना है, ये जो रियर वाला व्हील है इसको रोटेट कराना है। तो हमने क्या किया, देखो यहाँ पे एक सिंपल मशीन का यूज हो रहा है। अब यहाँ पे चेन इससे जुड़ा हुआ है। अब हम पैडल कहाँ मार रहे हैं, यहाँ पे हम लोग फोर्स यहाँ अप्लाई कर रहे हैं, और इस चेन की मदद से ये हमारा जो व्हील है वो रोटेट कर रहा है। यानी कि एक कन्वीनियंट पॉइंट पे हम लोग फोर्स अप्लाई कर रहे हैं। तो क्या कर सकती है मशीन, चेंज कर सकती है पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ एफर्ट। नेक्स्ट है लिफ्टिंग अ हैवी लोड बाय अप्लाइंग अ लेस एफर्ट। यानी यहाँ पे कोई बड़ा सा पत्थर वगैरह है, यहाँ आपको रास्ते से हटाना है, तो एक आप छोटा सा ईंट वगैरह ले सकते हो और एक लंबा सा रॉड ले लो। आप क्या कर सकते हो, इस की मदद से यहां आप फोर्स अप्लाई करोगे, और आप कम फोर्स अप्लाई करोगे तो ये क्या हो जाएगा, ये पत्थर आपका अपनी जगह से हट जाएगा। जिधर आप लेके जाना चाहते हो उधर आप डायरेक्शन इसको दे सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे कम फोर्स अप्लाई करके, कम एफर्ट लगा के ये एक फोर्स मल्टीप्लायर की तरह काम कर रहा है। लार्ज रेजिस्टिव फोर्स से आप ओवरकम हो रहे हो। नेक्स्ट, चेंजिंग द डायरेक्शन ऑफ एफर्ट टू कन्वीनियंट डायरेक्शन। देखो एफर्ट कोई कैसा लगाएगा, ऊपर की तरफ लगाएगा, क्या करने के लिए, इसको ऊपर खींचने के लिए, है ना, इस लोड को। और मेनली देखो क्या होता है, कुआं होता है, कुएं से पानी निकालने के लिए, तो अपवर्ड डायरेक्शन में कोई क्या कर रहा है, फोर्स लगा रहा है। तो मुश्किल हो रहा है, किसी दिन थोड़ी सी झपकी आई, उसी कुएं में डूब के मर जाएगा। अब क्या हो रहा है, यहाँ पे पुली का इस्तेमाल हुआ, पुली का इस्तेमाल हो रहा है, तो अब क्या कर रहा है, वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में एफर्ट लगा रहा है, और इवन अपने वेट को भी वो एज एफर्ट इस्तेमाल कर सकता है। और क्या है, ऑब्टेन अ गेन इन स्पीड। अब यहाँ पे देखो ये हमारा
सीजर है। अब यहाँ पे क्या कर रहे हैं हम लोग, यहाँ ये जो एफर्ट है ये हम लोग कम अप्लाई कर रहे हैं, लेकिन इनकी ब्लेड्स लेंथियर होने की वजह से क्या हो रहा है, ज्यादा दूरी तक कपड़े कट हो पा रहे हैं। तो गेन इन स्पीड यानी कि हमारी काम में हमको क्या मिल रहा है, तेजी मिल रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं कि नेम अ मशीन फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग यूज। हर एक यूज के लिए, इस्तेमाल के लिए आपको मशीन का एग्जांपल बताना है। पहला है टू मल्टीप्लाई द फोर्स। फोर्स को मल्टीप्लाई करने का काम कौन करेगा, तो यहाँ पे शीयर्स है। शीयर्स यहाँ पे देखो, ये शीयर्स होते हैं मेटल को कट करने के लिए। शीयर्स में क्या होता है, जिसको प्लास भी आप बोलते हो। अब शीयर्स में होता क्या है आपका, कि शीयर्स में जो ब्लेड्स होते हैं वो छोटे होते हैं, और यहाँ पे जो एफर्ट आपको देना है इसके लिए जो हैंडल्स होते हैं ना, ये बड़े दिए हुए होते हैं, ताकि ये कैसा काम करे, ये आपका फोर्स मल्टीप्लायर की तरह काम करे। क्यों, क्योंकि मेटल्स को काटने के लिए सीजर अलग होता है। सीजर में क्या होता है, गेन इन स्पीड मिलता है, यहाँ पे फोर्स मल्टीप्लाई होगा। यहाँ पे आपको फोर्स मल्टीप्लायर की तरह काम करवाना है, क्योंकि यहाँ पे मेटल्स को कट करना हार्ड होता है, वेयरएस क्लोथ्स को, पेपर को कट करना आसान होता है, तो वहां सीजर का यूज होता है। तो यहाँ प्लायर का यूज करेंगे एज अ फोर्स मल्टीप्लायर, या फिर शीयर्स कह सकते हो। प्लायर्स जो वायर काटना है उसको भी, उसका भी सेम है, यूज्ड फॉर कटिंग थिन मेटल शीट्स। शीयर्स का इस्तेमाल। नेक्स्ट है आपका टू चेंज द पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स। चेंज द पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स यानी कि किसी और जगह पे, कन्वीनियंट जगह पे हमको फोर्स लगाना हो, तो ऐसे व्हील ऑफ अ साइकिल is rotated with the help of chain by applying the force on the pedal। अब यहाँ पे जो साइकिल की व्हील है ये कनेक्टेड है किससे, चेन से, ठीक है। और यहाँ पे देखो ये लगा हुआ है, इसके साथ पैडल अटैच है। अब आप क्या करते हो, पैडल पे फोर्स लगाते हो, और रोटेट कौन करता है, आपका रियर व्हील रोटेट करता है। नेक्स्ट है आपका टू चेंज द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। डायरेक्शन ऑफ फोर्स को चेंज करने के लिए, इससे पहले वाला क्वेश्चन देखा था, है ना, वो क्या इस्तेमाल करेंगे हम लोग, पुली का इस्तेमाल करेंगे। अ सिंगल फिक्स्ड पुली इज यूज्ड टू लिफ्ट बकेट ऑफ वाटर फ्रॉम द वेल। कुएं से पानी निकालने के लिए हम किसका इस्तेमाल करेंगे, पुली का। नेक्स्ट है आपका टू ऑब्टेन द गेन इन स्पीड, यानी काम में आपको तेजी चाहिए, जल्दी से आपका पेपर कट जाए, कपड़े कट जाए, जो भी कुछ जो कम आपका लेता है, मतलब आसानी से कट जाने वाली चीजें हैं, तो उसके लिए होगा पेयर ऑफ सीजर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द पर्पस ऑफ अ जैक इन लिफ्टिंग अ कार बाय इट। अब यहां पे देख रहे हो ये जैक है, तो जैक का क्या काम होता है, क्या पर्पस होता है, इस्तेमाल होता है कार को लिफ्ट करने में, ऊपर करने में। जब कभी टायर वगैरह पंचर हो जाता है तो क्या करते हैं हम लोग, इसको लिफ्ट करते हैं, उसके बाद ही तो हम लोग टायर बदल पाएंगे। A jack is a mechanical lifting device used to lift heavy loads। जैक क्या करता है, हैवी लोड्स को लिफ्ट करने वाली एक मैकेनिकल डिवाइस है। A jack work as a force multiplier, as with a little effort on the jack we are able to lift heavy load like a car। अभी इसी कार को तुमको अगर खुद से उठाना हो तो उठाना मुश्किल होगा, और सिर्फ उठाना ही नहीं है, उठा के पकड़े भी रहना है। क्यों, क्योंकि भाई टायर बदलने में टाइम तो लगेगा। तो ऐसे में क्या कर रहा है, ये एक फोर्स मल्टीप्लायर की तरह काम कर रहा है। अब ये देखो इसकी मदद से क्या कराएगा, इसको रोटेट कराएगा, रोटेट कराएगा तो ये क्या होगा, इसके बीच में गैप बढ़ता चला जाएगा, और इसकी वजह से ये कार लिफ्ट होती चली जाएगी, ये ऊपर उठता चला जाता है। अब ये क्या करेगा, ऐसे ही फिर टायर बदल लेगा और इसका काम हो जाएगा। तो देखो कम फोर्स लगा है, और वहीं अगर डायरेक्टली लगाना हो विदाउट जैक तो ये पॉसिबल नहीं है। इट एक्ट एज अ फोर्स मल्टीप्लायर, तो यही इसका पर्पस है जैक का इस्तेमाल करने का। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय एन आइडियल मशीन। देखो इससे पहले भी हमने प्रिंसिपल पढ़ रखा है, तो क्या समझते हो आप एक आइडियल मशीन से, हाउ डज इट डिफर फ्रॉम अ प्रैक्टिकल मशीन, और एक प्रैक्टिकल मशीन से ये आइडियल मशीन कैसे डिफर करती है। An ideal machine is that where there is no loss of energy। आइडियल मशीन कैसा माना जाता है, उसका प्रिंसिपल ये कहता है कि उसमें कोई भी एनर्जी का लॉस नहीं होता है।
इट मींस कि जो वर्क आउटपुट है इज इक्वल टू द वर्क इनपुट, यानी कि जितना आप इनपुट दोगे उतना ही आपको इक्वली आउटपुट मिलेगा। और इसीलिए इसकी इफिशियंसी भी कैसी होती है, 100% इफिशिएंट होती नहीं माना जाता है। ये आइडियल मशीन ना एग्जिस्ट ही नहीं करती। इन अ प्रैक्टिकल मशीन आउटपुट एनर्जी इज ऑलवेज लेस देन द इनपुट एनर्जी। देखो ये मेन डिफरेंस है एक्चुअल मशीन और प्रैक्टिकल मशीन का। ये एग्जिस्ट कहां से करेगा, कोई भी मशीन का आप इस्तेमाल करोगे तो उसमें फ्रिक्शन तो होना ही है, उसमें मास होगा, फ्रिक्शन होगा, हीट प्रोड्यूस होगा, एनर्जी का लॉस होगा, जिसकी वजह से आपको टोटल आउटपुट डिजायरेबल नहीं मिलेगा। It means there is some loss of energy during the operation which is not in case of an ideal machine. आइडियल मशीन की केस में हम मानते हैं कि कोई भी एनर्जी लॉस नहीं हो रहा, बट एक्चुअली में एनर्जी लॉस तो होना ही है मशीन की यूज में। नेक्स्ट है आपका एक्सप्लेन द टर्म मैकेनिकल एडवांटेज, स्टेट इट्स यूनिट। मैकेनिकल एडवांटेज क्या होता है, तो मैकेनिकल एडवांटेज कुछ नहीं है बल्कि क्या है, रेशियो है ऑफ द लोड टू द एफर्ट। क्या है मैकेनिकल एडवांटेज, लोड टू द एफर्ट का रेशियो है, और रेशियो होने की वजह से ही इसीलिए इसकी कोई यूनिट नहीं होती। एज मैकेनिकल एडवांटेज इज रेशियो ऑफ सिमिलर क्वांटिटीज सो इट हैज नो यूनिट। लोड भी सेम यूनिट में, एफर्ट भी सेम यूनिट में, रेशियो लोगे कट हो जाएगा, तो इसीलिए इसके पास कोई यूनिट नहीं है। नेक्स्ट है डिफाइन द टर्म वेलोसिटी, स्टेट इट्स यूनिट। अब ये वेलोसिटी रेशियो क्या है और इसका यूनिट बताना है आपको। अब ये यहाँ पे ऑलरेडी मेंशन्ड है, तो यहाँ पे वेलोसिटी रेशियो भी ये भी डिफाइन किया जाता है एज द रेशियो ऑफ द वेलोसिटी ऑफ एफर्ट टू द वेलोसिटी ऑफ द लोड। क्या है यहाँ पे, वेलोसिटी ऑफ एफर्ट टू द वेलोसिटी ऑफ लोड, यानी कि वेलोसिटी रेशियो क्या हो जाएगा, वेलोसिटी ऑफ एफर्ट अपॉन वेलोसिटी ऑफ लोड। नेक्स्ट है आपका रेशियो, ये यूनिट के बारे में, तो यूनिट देखो सिमिलर क्वांटिटीज कट हो जाएगा, ये रेशियो है सिमिलर क्वांटिटीज का, इसीलिए इसके पास भी कोई यूनिट नहीं होती है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में है कि हाउ इज मैकेनिकल एडवांटेज रिलेटेड टू द वेलोसिटी रेशियो फॉर एन आइडियल मशीन एंड प्रैक्टिकल मशीन। अब जो मैकेनिकल एडवांटेज है, अब देखो मैकेनिकल एडवांटेज ग्रेटर देन 1 भी हो सकता है, लेस देन 1 भी हो सकता है, इक्वल टू 1 भी हो सकता है। जब ग्रेटर देन 1 रहेगा फोर्स मल्टीप्लायर का काम करेगा, इक्वल टू 1 रहेगा चेंज इन डायरेक्शन का काम करेगा, लेस देन 1 रहेगा तो एज अ गेन इन स्पीड का काम करेगा। तो आइडियल मशीन के केस में यहां हम देखने वाले हैं कि मैकेनिकल एडवांटेज और वेलोसिटी रेशियो कैसे हैं। आइडियल मशीन की बात करें, फ्री फ्रॉम फ्रिक्शन, ये तो पहले ही अज्यूम्ड होता है कि भाई उसमें कोई फ्रिक्शन नहीं है। वर्क आउटपुट इज इक्वल टू द वर्क इनपुट, जितना हमने इनपुट दिया उतना ही हमको सेम आउटपुट मिलेगा, इसीलिए एफिशिएंसी इज इक्वल टू 1 और पूरी की पूरी 100% परसेंटेज में। तो इसीलिए इसमें मैकेनिकल एडवांटेज इज न्यूमेरिकली इक्वल टू द वेलोसिटी रेशियो, यानी फॉर एन आइडियल मशीन मैकेनिकल एडवांटेज और वेलोसिटी रेशियो में क्या रिलेशनशिप होगा, दोनों के दोनों इक्वल होंगे। प्रैक्टिकल मशीन की बात करें तो इन केस ऑफ अ प्रैक्टिकल मशीन द मैकेनिकल एडवांटेज इज ऑलवेज लेस देन इट्स वेलोसिटी रेशियो। वेलोसिटी रेशियो याद रखना, फॉर ए गिवन टाइप ऑफ मशीन कभी चेंज नहीं होता है, एक गिवन डिजाइन ऑफ मशीन के लिए वेलोसिटी रेशियो इज नॉट गोइंग टू चेंज, बट यहां पे मैकेनिकल एडवांटेज लेस हो जाएगा वेलोसिटी रेशियो से। क्यों? क्योंकि मैकेनिकल एडवांटेज में आपको पूरा कहीं ना कहीं मतलब एनर्जी का लॉस होना ही होना है, जिसकी वजह से मैकेनिकल एडवांटेज पूरा न्यूमेरिकली 1 नहीं आएगा या फिर वेलोसिटी रेशियो से ग्रेटर नहीं आ पाएगा। तो वर्क आउटपुट इज ऑलवेज लेस देन द वर्क इनपुट। देखा, वर्क आउटपुट जो होगा हमेशा इनपुट से कम होगा, मतलब ज्यादा आप दोगे लेकिन आउटपुट आपको कम मिलेगा क्योंकि कुछ ना कुछ लॉस होगा एनर्जी में। As some of the input energy is lost due to the force of friction,
तो इसीलिए प्रैक्टिकल के लिए दोनों का रिश्ता कैसा है कि मैकेनिकल एडवांटेज इज ऑलवेज लेस देन वेलोसिटी रेशियो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। डिफाइन द टर्म इफिशियंसी ऑफ अ मशीन। इफिशियंसी क्या होता है, यानी कि क्षमता क्या है ना। गिव 2 रीजंस फॉर अ मशीन नॉट टू बी 100% इफिशिएंट। और 2 रीजन भी आपको बताने हैं कि कोई भी मशीन जो है 100% इफिशिएंट क्यों नहीं होती है। इफिशियंसी क्या है, तो इफिशियंसी ऑफ अ मशीन इज डिफाइंड एज, किस तरह से डिफाइन किया गया है, रेशियो ऑफ द वर्क डन ऑन लोड बाय द मशीन। मशीन ने कितना वर्क डन किया लोड के ऊपर, यानी आउटपुट की बात हो रही है, टू द वर्क डन ऑन द मशीन बाय एफर्ट, यानी कि इनपुट की बात हो रही है कि कितना वर्क डन मशीन पे किया गया। अब ये देखो आपका कोई ये मशीन है, मशीन पे क्या करोगे, पहले आप इनपुट दोगे, फिर मशीन क्या करेगी, कुछ आपको ऑपरेट करने के बाद आउटपुट देगी। तो ये जो वर्क आउटपुट अपॉन में वर्क इनपुट है, यही रेशियो क्या क्या है, इफिशियंसी। अगेन दिस इज सिमिलर क्वांटिटी, इसीलिए इसका कोई यूनिट नहीं होता है, और इसको हम लोग किसमें मेनली इसको कन्वर्ट कर देते हैं परसेंटेज में, है ना। इट हैज नो यूनिट, यस इट इज द रेशियो ऑफ 2 सिमिलर क्वांटिटीज। अगेन सेम सिमिलर क्वांटिटीज का, इसीलिए मशीन अब 100% इफिशिएंट क्यों नहीं होती है। A machine is not always 100% efficient due to friction. फ्रिक्शन होने की वजह से मूविंग पार्ट्स में क्या होते हैं, फ्रिक्शन। वेट ऑफ मूविंग पार्ट्स ऑफ अ मशीन ऑफ अ गिवन डिजाइन, वेट होता है, फ्रिक्शन तो होगा ही पार्ट्स में, एक दूसरे के साथ ऑपरेट करेंगे मिलके तो, और साथ ही साथ वेट होता है मूविंग पार्ट्स में, तो इसकी वजह से भी इफिशियंसी कम होती है। Due to the above reason, the velocity ratio of the machine does not change, but its mechanical advantage decreases, so its efficiency decreases. ठीक है, तो यानी कि above reason की वजह से velocity ratio में कोई चेंज नहीं आने वाला for a given design of machine, लेकिन मैकेनिकल एडवांटेज डिक्रीज हो जाता है, जिसकी वजह से इफिशियंसी भी क्या होती है, डिक्रीज हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, When does a machine act as a, मशीन कब इस तरह का काम करेगी, यानी फोर्स मल्टीप्लायर का काम कब करेगी। तो a machine act as a force multiplier when the effort arm is longer than the load arm। कब, जब effort arm उसका क्या होगा, longer होगा load arm से। The mechanical advantage in such a case is greater than 1। मैकेनिकल एडवांटेज क्या होगा ऐसे केस में, मैकेनिकल एडवांटेज 1 से ज्यादा होगा। ठीक है, एफर्ट आर्म अपॉन में लोड आर्म, तो एफर्ट आर्म अगर आपका बड़ा है किससे, लोड आर्म से, यानी कि अगर डिनोमिनेटर आपका छोटा है तो डिनोमिनेटर कम होने की वजह से न्यूमेरिकली पूरी वैल्यू ज्यादा आएगी, यानी मैकेनिकल एडवांटेज ग्रेटर देन 1 आएगा। नेक्स्ट है अ स्पीड मल्टीप्लायर। स्पीड मल्टीप्लायर का काम कब करेगी मशीन, अ मशीन एक्ट एज अ स्पीड मल्टीप्लायर व्हेन द एफर्ट आर्म इज शॉर्टर देन द लोड आर्म। देखो यहाँ पे सीजर्स का केस देखो, है ना, सीजर्स के केस में ये आपका लोड आर्म कैसा है, काफी बड़ा है, तो लोड आर्म अगर आपका बड़ा है किससे, एफर्ट आर्म से, तो अगर डिनोमिनेटर ज्यादा है न्यूमरेटर से, तो ऐसे केस में जो वैल्यू आएगी वो लेस देन 1 आएगी। ठीक है, तो इसीलिए द मैकेनिकल एडवांटेज ऐसे केसेस में कैसा होता है, लेस देन 1 होता है, यानी कि एफर्ट आर्म क्या होगा, यही तो एफर्ट लगाते हैं हम, यही है ना एफर्ट लगाने के लिए, इतना सा डिस्प्लेसमेंट इसका होगा, और देखो लोड आर्म का डिस्प्लेसमेंट उससे ज्यादा है। अच्छा, can a machine act as a force multiplier and speed multiplier simultaneously? एक ही टाइम में एक ही मशीन हो, वो फोर्स मल्टीप्लायर का भी काम करे और स्पीड मल्टीप्लायर का भी, जबकि हम देख रहे हैं कि यहाँ पे डिजाइन के लिए क्या हो रहा है और यहाँ पे क्या केस हो रहा है डिजाइन के लिए।
एक जगह हम देख रहे हैं कि एफर्ट आर्म शुड बी ग्रेटर, दूसरी जगह देख रहे हैं कि एफर्ट आर्म शुड बी स्मॉलर। तो क्या ये पॉसिबल है? तो नहीं, ये बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है फॉर ए गिवन डिजाइन ऑफ मशीन के लिए, कि वो दोनों एक जगह एक टाइम पे कैसे एक्ट करेगी, या तो एफर्ट आर्म बड़ा होगा लोड आर्म छोटा, या तो लोड आर्म बड़ा होगा एफर्ट आर्म छोटा, है ना। तो नो, इट इज नॉट पॉसिबल फॉर अ मशीन टू एक्ट एज अ फोर्स मल्टीप्लायर एंड स्पीड मल्टीप्लायर साइमल्टेनियसली। क्यों? क्योंकि फॉर अ मशीन यूज्ड एज अ फोर्स मल्टीप्लायर effort should be less than load, while a machine used to obtain a gain in speed effort should be greater than load। यहाँ पे मैंने लोड आर्म लिया है, एफर्ट आर्म लिया है, यहाँ पे एफर्ट और लोड की बात कर रहा है। दो फॉर्मूले होते हैं, मैकेनिकल एडवांटेज इज इक्वल टू लोड अपॉन एफर्ट होता है, या फिर मैकेनिकल एडवांटेज इज इक्वल टू एफर्ट आर्म अपॉन में लोड आर्म होता है। ठीक है, ये दोनों है, दोनों के हिसाब से आप देख सकते हो। Hence it is not possible for a single machine to act as both simultaneously। दोनों तरीके से एक ही टाइम में वो काम नहीं कर पाएगी। नेक्स्ट है आपका a machine work as a force multiplier। कब काम करती है भाई एज अ फोर्स मल्टीप्लायर? In each case state whether the velocity ratio is more than or less than 1। फोर्स मल्टीप्लायर और स्पीड मल्टीप्लायर दोनों के केस की बात हो रही है यहाँ पे। तो व्हेन अ मशीन एक्ट एज अ फोर्स मल्टीप्लायर देन द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द लोड इज लेस देन द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द एफर्ट। यानी कि डिस्प्लेसमेंट जो होगा एफर्ट का वो ज्यादा होगा और डिस्प्लेसमेंट ऑफ लोड जो है वो कम होगा, और इसीलिए वेलोसिटी रेशियो जो होगी वो मोर देन 1 है। अब यहाँ पे वेलोसिटी रेशियो का भी फॉर्मूला देख लो। वेलोसिटी रेशियो का फॉर्मूला क्या होगा कि डिस्प्लेसमेंट ऑफ एफर्ट अपॉन में डिस्प्लेसमेंट ऑफ लोड। अब डिस्प्लेसमेंट क्या बोला है आपका कि डिस्प्लेसमेंट ऑफ द लोड इज लेस। अब ये कम है डिनोमिनेटर, न्यूमरेटर देन द डिस्प्लेसमेंट ऑफ एफर्ट, डिस्प्लेसमेंट ऑफ एफर्ट ज्यादा है। तो अगर आपका डिनोमिनेटर कम है तो जाहिर सी बात है कि न्यूमरेटर पूरा कैसा हो जाएगा, ये वैल्यू टोटल 1 से ज्यादा हो जाएगी। फॉर्मूला देखो, बस उसके हिसाब से देख लो। न्यूमरेटर डिनोमिनेटर वाली बात भी अगर नहीं समझ में आती 3/4 देख लो, 4/3 देख लो। 3/4 का मतलब 0.75 होता है, 4/3 का मतलब होता है 1.333। अब तुम देख सकते हो, है ना, क्या देख सकते हो इसमें कि देखो दोनों ही केस में मैंने बस दो वैल्यूज लिए हैं, तो एक बार न्यूमरेटर ज्यादा कर दिया, एक बार डिनोमिनेटर ज्यादा कर दिया। तो दोनों से आप समझ सकते हो कि किस तरह से वेलोसिटी रेशियो को मैं डायरेक्टली लिख दे रहा हूं लेस देन 1, ग्रेटर देन 1, और इस लैंग्वेज को आप इस तरीके से देख के समझो। स्पीड मल्टीप्लायर का, तो व्हेन अ मशीन वर्क एज अ स्पीड मल्टीप्लायर देन द डिस्प्लेसमेंट ऑफ लोड इज मोर। डिस्प्लेसमेंट ऑफ लोड ज्यादा हो जाएगा, यानी कि ये ज्यादा रहेगा, ये कम रहेगा। तो अगर डिस्प्लेसमेंट ऑफ लोड ज्यादा है डिस्प्लेसमेंट ऑफ एफर्ट से, अब ये वैल्यू क्या हो जाएगी, अब ये वैल्यू लेस देन 1 हो जाएगी। ठीक है, ये वाला कंडीशन हो जाएगा, लेस देन 1 हो जाएगी। Hence the velocity ratio is less than 1। तो ऐसे केस में वेलोसिटी रेशियो कैसी हो जाएगी, 1 से कम हो जाएगी। नेक्स्ट है आपका स्टेट द रिलेशनशिप between mechanical advantage, velocity ratio and efficiency। इन तीनों के बीच में आपको रिलेशनशिप बताना है। नेम द टर्म दैट विल नॉट चेंज फॉर अ मशीन ऑफ अ गिवन डिजाइन बाय वेलोसिटी रेशियो। फॉर अ गिवन डिजाइन क्या चीज नहीं बदलने वाली है, एफिशिएंसी, मैकेनिकल एडवांटेज, वेलोसिटी रेशियो। तो वेलोसिटी रेशियो, अब इन तीनों के बीच में रिश्ता क्या है, रिलेशनशिप ये है कि मैकेनिकल एडवांटेज इज इक्वल टू वेलोसिटी रेशियो इनटू एफिशिएंसी। कैसे आया वो भी देख लेते हैं, ताकि दोबारा डेरिवेशन आएगी तो भी आप वहीं से देख लेना। हमने ये देखा था कि एफिशिएंसी इज इक्वल टू वर्क आउटपुट अपॉन में वर्क इनपुट होता है। वर्क आउटपुट यानी जो आपको वर्क मिला, यानी कि फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट की बात होगी, यानी कि लोड इनटू
डिस्प्लेसमेंट ऑफ लोड अपॉन में एफर्ट इनटू डिस्प्लेसमेंट ऑफ एफर्ट। कोई दिक्कत नहीं, ये लोड और एफर्ट किसमें, फोर्स में, और ये आपका डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, अब इसके बाद हम इसको लोड अपॉन एफर्ट इनटू डिस्प्लेसमेंट ऑफ लोड अपॉन डिस्प्लेसमेंट ऑफ एफर्ट लिख सकते हैं या नहीं। अब यहां पे आप रुक जाइए और यहां हमारे साथ देखिए कि क्या वेलोसिटी रेशियो इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट ऑफ एफर्ट अपॉन द डिस्प्लेसमेंट ऑफ लोड होता है या नहीं। ये फॉर्मूला ऑलरेडी आप देख चुके इससे पहले वाले क्वेश्चन में। अब हम इसका रेसिप्रोकल लेना चाहें तो 1 अपॉन में Vr इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट ऑफ लोड ऊपर हो जाएगा और डिस्प्लेसमेंट ऑफ एफर्ट नीचे हो जाएगा। तो क्या हम डिस्प्लेसमेंट ऑफ लोड अपॉन में डिस्प्लेसमेंट ऑफ एफर्ट के लिए 1 अपॉन में Vr लिख सकते हैं कि नहीं। तो इस वैल्यू को मैं चेंज करने जा रहा हूं, लोड अपॉन एफर्ट इनटू 1 अपॉन में Vr, है ना, ये रिलेशनशिप है यहाँ पे और मैंने वहां पुट कर दिया। ये लोड अपॉन एफर्ट होता क्या है, मैकेनिकल एडवांटेज इनटू 1 अपॉन में Vr इज इक्वल टू इफिशियंसी। तो निकाल रहे थे हम लोग, यानी इफिशियंसी इज इक्वल टू ma इनटू 1 अपॉन Vr, यानी Vr इनटू इफिशियंसी ma इज इक्वल टू Vr इनटू इफिशियंसी, वेलोसिटी रेशियो इनटू इफिशियंसी हो गया। तो ये डेरिवेशन हो गया। अब नेक्स्ट आगे आएगा तो आप यहीं पे देख लेना। कौन सा टर्म चेंज नहीं होगा, तो वो है आपका वेलोसिटी रेशियो। ये टर्म फॉर अ गिवन डिजाइन ऑफ मशीन चेंज नहीं होने वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। डिराइव अ रिलेशनशिप बिटवीन द मैकेनिकल एडवांटेज, वेलोसिटी रेशियो एंड इफिशियंसी ऑफ अ मशीन। देखा, मैंने कहा था ना आएगा, तो मैंने अभी इससे जस्ट पहले तुम्हें बताया, बस वो देख लेना। ठीक है, नेक्स्ट, हाउ इज मैकेनिकल एडवांटेज रिलेटेड टू द वेलोसिटी रेशियो फॉर एन एक्चुअल मशीन। अब ये तो हम लोग देख चुके हैं ऑलरेडी इससे पहले भी कि मैकेनिकल एडवांटेज कैसे वेलोसिटी रेशियो के साथ है एक्चुअल मशीन के लिए। तो एक एक्चुअल मशीन के लिए मैकेनिकल एडवांटेज हमेशा कम होगा वेलोसिटी रेशियो के। ठीक है, मैकेनिकल एडवांटेज हमेशा कम होगा वेलोसिटी रेशियो से। क्यों कम होगा, क्योंकि देयर विल बी लॉस ऑफ एनर्जी। स्टेट वेदर द एफिशिएंसी ऑफ सच मशीन इज इक्वल टू 1, लेस देन 1 और मोर देन 1। अरे भाई एफिशिएंसी है क्या, मैकेनिकल एडवांटेज अपॉन में वेलोसिटी रेशियो तो है। अब मैकेनिकल एडवांटेज कम हो गया, ये कम है, ये ज्यादा है, तो एफिशिएंसी क्या हुई, डिनोमिनेटर ज्यादा है, पूरी वैल्यू कैसी आएगी, कम आएगी, यानी एफिशिएंसी भी कितना आएगा, कम आएगा। ठीक है, तो एक्चुअल मशीन के लिए एफिशिएंसी कम हो जाएगी। नेक्स्ट है कि स्टेट वन रीजन व्हाई मैकेनिकल एडवांटेज इज लेस देन द वेलोसिटी रेशियो फॉर एन एक्चुअल मशीन। ये भी पता ही है कि क्यों मैकेनिकल एडवांटेज कम होता है वेलोसिटी रेशियो से। इसलिए कम होता है क्योंकि हमेशा लॉस ऑफ एनर्जी होता है मेनली ड्यू टू फ्रिक्शन। मेन किसकी वजह से होता है, फ्रिक्शन की वजह से होता है। जो कॉमन लॉस एनर्जी का वो इसी की वजह से होता है। व्हाट इज लीवर, स्टेट इट्स प्रिंसिपल। लीवर क्या होता है और इसका प्रिंसिपल बताना है। लीवर इज अ रिजिड सॉलिड, रिजिड, स्ट्रेट और बेंट, स्ट्रेट भी हो सकता है और थोड़ा सा ऐसा बेंट भी हो सकता है, बार विच इज कैपेबल ऑफ टर्निंग अबाउट अ फिक्स्ड एक्सिस। यहां पे ये इसका एक्सिस है और इस एक्सिस पे ये इसको फोर्स लगाएगा तो ये ऊपर के साइड उड़ जाएगा, यानी ये इस फिक्स्ड एक्सिस पे रोटेट कर सकता है। ठीक है, टर्न कर सकता है। ठीक है, A lever works on the principle of moments. Principle of moments के ऊपर ये काम करता है। क्या कहता है principle of moments? According to which, in the equilibrium position of levers, moment of load about the fulcrum must be equal to the moment of effort about the fulcrum, and the two moments must be in the opposite direction. यही व्यक्ति है, यही लीवर है, ये लोड है और ये इसका एफर्ट है। तो प्रिंसिपल किस पे काम करता है, ये काम करता है प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट्स पे, यानी कि
effort into effort arm will be equal to load into load arm के in equilibrium. Equilibrium मतलब बैलेंस्ड पोजीशन में हॉरिजॉन्टली, ठीक है, ये दोनों क्या होंगे, इक्वल होंगे. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है 19. राइट डाउन अ रिलेशन एक्सप्रेसिंग द मैकेनिकल एडवांटेज ऑफ अ लीवर. मैकेनिकल एडवांटेज अगर लीवर के लिए है तो लोड आर अपॉन में एफर्ट आर होगा, ठीक है. नेक्स्ट है कि नेम द 3 क्लासेस ऑफ लीवर एंड स्टेट हाउ दे आर डिस्टिंग्विश्ड. अब यहां पे आपको लीवर के 3 क्लास बताने हैं और ये भी बताना है कि कैसे वो एक दूसरे से अलग है. गिव 2 एग्जांपल्स ऑफ ईच क्लास. हर एक क्लास का 2 एग्जांपल भी बताना है. बेस्ड ऑन द पोजीशन ऑफ फल्क्रम, एफर्ट एंड लोड हम लोग कैटेगराइज करते हैं 3 क्लास में. फर्स्ट क्लास लीवर वो होता है जो फल्क्रम बीच में आता है, दोनों कॉर्नर्स पे क्या आएगा, लोड और एफर्ट आएगा. सेकेंड क्लास लीवर वो होता है जिसमें मिडिल में फल्क्रम की बजाय लोड आ जाए, ठीक है, सिर्फ ऐसे याद करना. और थर्ड क्लास वाले में क्या होता है, बीच में एफर्ट आ जाए. फर्स्ट क्लास में फल्क्रम बीच में, सेकेंड क्लास में लोड बीच में और थर्ड क्लास में एफर्ट मिडिल में, ठीक है. 3 क्लासेस ऑफ लीवर देख लिया. एग्जांपल सीसॉ, पेयर ऑफ सीजर. क्लास 2 लीवर, इस तरह के लीवर में फल्क्रम F एंड द एफर्ट E आर एट द 2 एंड्स, 2 किनारों पे होंगे एंड लोड जो रहेगा वो समवेयर बीच में रहेगा फल्क्रम और एफर्ट के. और नट क्रैकर एग्जांपल है, बॉटल ओपनर एग्जांपल है, सब कुछ आगे अभी आएगा. वही क्लास 3 लीवर की बात करें, एक साइड में लोड, एक साइड में फल्क्रम और बीच में कौन आएगा, एफर्ट आएगा. एग्जांपल शुगर टन और फुट ट्रेडल. फुट ट्रेडल कौन, वो जो पैर रख के वो सिलाई मशीन चलाते हैं उसकी बात की जा रही है, वो फुट ट्रेडल. नेक्स्ट है गिव 1 एग्जांपल ईच ऑफ क्लास 1 लीवर वेयर द मैकेनिकल एडवांटेज इज मोर देन 1 एंड लेस देन 1. देखो क्लास 1 लीवर ही ऐसा लीवर है, यहां पे पोजीशन के हिसाब से देख लो, क्लास 1 लीवर ही ऐसा लीवर है कि यहाँ पे फल्क्रम यहाँ भी हो सकता है, फल्क्रम यहाँ भी हो सकता है. अब फल्क्रम के डिस्टेंस के इधर उधर होने की वजह से लोड आर्म छोटा हो सकता है, एफर्ट आर्म बड़ा हो सकता है, एफर्ट आर्म छोटा हो सकता है, लोड आर्म बड़ा हो सकता है. तो ये क्लास 1 लीवर में तीनों केसेस आ सकते हैं. कौन कौन से, मैकेनिकल एडवांटेज ग्रेटर देन 1 भी हो सकता है, मैकेनिकल एडवांटेज इक्वल टू 1 भी हो सकता है और मैकेनिकल एडवांटेज लेस देन 1 भी हो सकता है. तो मोर देन 1 कब होगा, for a class 1 lever mechanical advantage is more than 1 in case of shears used for cutting the thin metal sheets. किस तक का इस्तेमाल हो रहा है, shears का इस्तेमाल हो रहा है. ये pliers, shears सेम चीज. देखो भाई एफर्ट आर्म कितना बड़ा है, लोड आर्म कितना छोटा है. एफर्ट आर अपॉन में लोड आर, ये होता है मैकेनिकल एडवांटेज. तो लोड आर छोटा, एफर्ट आर बड़ा, तो ऐसे में क्या हो रहा है, मैकेनिकल एडवांटेज इज मोर देन 1. और मोर देन 1 का मतलब क्या हुआ, इट विल एक्ट एज अ फोर्स मल्टीप्लायर. लेस देन 1 कब होता है, फॉर क्लास 1 लीवर. अब लेस देन 1 कब होगा, जब एफर्ट आर्म छोटा हो जाए, लोड आर्म बड़ा हो जाए. तो मैकेनिकल एडवांटेज लेस देन 1 इन केस ऑफ पेयर ऑफ सीजर्स whose blades are longer than its handles. हैंडल्स देखो बस यहीं से यहीं तक, और जबकि ये बड़े होते हैं काफी, लोड आर्म, ठीक है. तो इस केस में क्या हो जाएगा आपका, इस केस में ये आपका गेन इन स्पीड के लिए काम करेगा क्योंकि मैकेनिकल एडवांटेज इज लेस देन 1. नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं. व्हाट इज द यूज ऑफ अ लीवर इफ इट्स मैकेनिकल एडवांटेज इज मोर देन 1. मोर देन 1 फोर्स मल्टीप्लायर, इक्वल टू 1 चेंज इन डायरेक्शन, लेस देन 1 गेन इन स्पीड. ठीक है, ये हो गया. देख लेते हैं. When the mechanical advantage is more than 1,
द लीवर सर्व एज फोर्स मल्टीप्लायर, यानी क्या करेगा, वो हमें इनेबल करेगा टू ओवरकम लार्ज रेजिस्टिव फोर्स बाय स्मॉल एफर्ट, यानी कि कम ताकत लगा के, कम फोर्स लगा के लार्ज रेजिस्टिव फोर्स से हम ओवरकम हो सकते हैं। When the mechanical advantage is equal to 1, जब मैकेनिकल एडवांटेज इक्वल रहेगा 1 के, the lever has effort arm and the load arm of equal length like in a physical balance with both arms equal in length। मैकेनिकल एडवांटेज 1 होने का मतलब क्या है यहाँ पे बता रहा, जैसे कि इस केस में, किस केस में भाई, फिजिकल बैलेंस, बीम बैलेंस वाले में, कि क्या होता है इसमें, ये बिल्कुल आपका हॉरिजॉन्टल बैलेंस्ड पोजीशन में रहेगा, ठीक है। नेक्स्ट है, अब पुली के केस में देखा था ना, मैकेनिकल एडवांटेज इक्वल टू 1 रहेगा तो चेंज इन डायरेक्शन, अभी वो भी देख लेना। व्हेन द मैकेनिकल एडवांटेज इज लेस देन 1, अगर मैकेनिकल एडवांटेज 1 से कम है, द लीवर आर यूज्ड टू ऑब्टेन द गेन इन स्पीड, लीवर का इस्तेमाल काम में तेजी लाने के लिए किया जाएगा। दिस मींस दैट द डिस्प्लेसमेंट ऑफ लोड, लोड का जो डिस्प्लेसमेंट है वो ज्यादा होगा एज कंपेयर टू द डिस्प्लेसमेंट ऑफ एफर्ट। नेक्स्ट, both a pair of scissors and a pair of plier देख रहे हो, और scissor, ये both belong to the same class of lever, class 1 lever से ये belong करते हैं। Name the class of lever, पूछा, class 1 lever से दोनों belong करते हैं। Which one has the mechanical advantage less than 1, जब less than 1 होगा gain in speed, काम में तेजी सीजर से मिलती है। फोर्स मल्टीप्लायर, मेटल इससे कटता है, प्लायर वायर इसको काटना है, तो फोर्स मल्टीप्लायर का काम ये करता है। तो बोल रहे व्हिच वन हैज द मैकेनिकल एडवांटेज लेस देन 1, तो भैया इसी के पास मैकेनिकल एडवांटेज है लेस देन 1। पेयर ऑफ सीजर एंड पेयर ऑफ प्लायर बोथ बिलोंग टू क्लास 1 लीवर, ये ऑलरेडी बता दिया। क्यों? क्योंकि यहाँ पे दोनों ही में फलक्रम बीच में आ रहा है ना, फलक्रम का पोजीशन बताया था मैंने ना, फलक्रम के पोजीशन के अकॉर्डिंग देखेंगे, मिडिल में फलक्रम, फिर मिडिल में लोड, फिर लास्ट वाले में 3 में मिडिल में एफर्ट आएगा। As the blades of the scissors are longer than its handle, so the effort arm is shorter than the load arm. Hence, the mechanical advantage of a pair of scissors is less than 1. Load arm बड़ा है, effort arm छोटा है। Next question है क्वेश्चन नंबर 22 कि explain why scissors for cutting cloth may have blades longer than the handle, but shears for cutting metal have short blades and long handles। अब आपको समझ में आ गया होगा, यहाँ पे इसके लिए बहुत ज्यादा फोर्स की जरूरत होती है कि कोई मेटल का शीट कट सके। यहाँ पे क्या होता है, ये पेपर है, क्लॉथ, ये आराम से कट जाते हैं, तो हमको जल्दी काटना होता है, ठीक है। तो इनमें लॉन्गर हैंडल्स दिए होते हैं ताकि हमारे काम में तेजी मिल जाए। और यहाँ पे हमें हैवी मेटल्स काटने हैं या काफी स्ट्रॉन्ग हैं, जैसे कि हमें वो लोहे की चादर वगैरह होती है, शीट्स वगैरह मेटल की होती है, उनको काटना है, वायर वगैरह को काटना है, तो इसलिए हमको फोर्स मल्टीप्लायर के लिए इस तरह का लेना पड़ेगा कि जिसमें हमारा एफर्ट आर्म बड़ा हो, ताकि ये एज अ फोर्स मल्टीप्लायर का काम करे। A pair of scissors which is used to cut a piece of cloth has blades longer, क्यों लंबे होते हैं than the handles, so that it has effort arm shorter than the load arm, so that यहां से देखो कि blades move longer on the cloth, कपड़े पे ब्लेड ज्यादा चलेगा than the handles, हैंडल्स जितना आप मूव कराओगे उससे ज्यादा कपड़े पे ब्लेड चलेगा, यानी कि कम एफर्ट लगाओगे, एफर्ट का डिस्प्लेसमेंट, एफर्ट कम नहीं, एफर्ट का डिस्प्लेसमेंट कम लगा रहे हो और लोड का डिस्प्लेसमेंट ज्यादा हो रहा है। shears used for cutting metal have short blade and long handles, that is its arm is longer than the load arm। अब देखो इसके लोड आर्म से काफी बड़ा है इसका एफर्ट आर्म, है ना, which help us to overcome large resistive force by a small effort। छोटा सा एफर्ट लगाओगे तुम आराम से वायर वगैरह या मेटल शीट कट कर सकते हो इसकी मदद से। नेक्स्ट है आपका
क्वेश्चन नंबर 23 इन फिगर shows a uniform meter rule of weight W supported on a fulcrum at the 60 centimeter mark by applying the effort E at the 90 centimeter mark। अच्छा यहाँ पे कह रहा है कि यूनिफॉर्म मीटर रूल है, वेट उसका W है, सपोर्ट किया गया है फल्क्रम वहां लगा के by applying the effort E at 90 centimeter। अब यहाँ पे कह रहा है कि state with the reason whether the weight of the rule is greater than 1, less than 1 or equal to 1। पहले देखो हम ये समझते हैं कि अगर ये मेरा मीटर रूल है और 0 to 100 है पूरा, तो हमको फल्क्रम कहाँ लगाना होगा? 50 पे लगाना होगा। अगर हम 50 पे लगा देंगे तो ये मेरा हॉरिजॉन्टली बैलेंस्ड रहेगा और वेट भी इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड रहेगा। अगर हमने इस पोजीशन को यहां रख दिया, कहां पे? 60 पे रख दिया, जैसे कि इसने रखा है, अगर मैंने फल्क्रम यहां से हटा दिया, ठीक, अब मैंने यहां पे फल्क्रम हटा दिया, ठीक है। अब क्या होगा इस केस में जो सेंटर ऑफ मास है वो इधर शिफ्ट हो जाएगा और पूरा का पूरा स्केल क्या हो जाएगा? इस साइड में एंटी क्लॉकवाइज टर्न कर जाएगा, ठीक है। तो ये जो इसका पूरा वेट है उसको बैलेंस कौन कर रहा है? मतलब ये टिल्ट हो जाता है, किसकी वजह से? इसकी वजह से टिल्ट हो रहा है। वेट ऑफ स्केल इनटू 10 है ना, क्या हो रहा है? ये पूरा एंटी क्लॉकवाइज टर्न हो जाता पूरा का पूरा। अब ये जो टर्न हो जाता, इससे टर्न को हमने बैलेंस किया है किससे? इस 30 सेंटीमीटर के डिफरेंस पे क्या लगाया है? 90 माइनस 60, 30 सेंटीमीटर के डिफरेंस पे हमने लगा दिया एक एफर्ट ई लगा दिया। बात समझ में आ रही है? यहां पे अगर 50 पे रहता, दोनों तरफ बराबर रहता, 50 से 60 कर दिया, इधर लेंथ ज्यादा हो गया, तुरंत ये इधर टर्न कर जाएगा क्योंकि पूरा वेट इसका इधर शिफ्ट हो जाएगा। तो ये जो स्केल का वेट है वो 10 की वजह से क्या हो रहा है? पूरा का पूरा एक तरफ शिफ्ट हो रहा है, जिसको बैलेंस किसकी वजह से किया गया है? यहाँ पे 30 सेंटीमीटर राइट हैंड साइड में हमने एफर्ट लगा दिया है। तो ये एफर्ट क्या कर रहा है? इसको बैलेंस कर रहा है क्योंकि ये क्या है? सपोर्टेड है पूरा। तो W into 10 is equal to 30 into E। तो W अपॉन E, एक मिनट, एक और क्वेश्चन का, दो क्वेश्चन का जवाब देना है यहाँ पे, तो इसलिए इसको हम यहाँ पे रोकते हैं अभी। W इक्वल टू 30 अपॉन 10 इंटू E, 0 से 0 कैंसिल, 3E। आपसे पूछा था ना, क्या पूछा था कि स्टेट विथ रीजन वेदर द वेट ऑफ द रूल इज ग्रेटर देन, लेस देन और इक्वल टू द एफर्ट। तो वेट जो है ग्रेटर देन एफर्ट है, क्योंकि देख सकते हो भाई वेट क्या है? 3 टाइम्स है किसके? एफर्ट के। तो वेट ऑफ रूलर ज्यादा है। द एफर्ट आर्म इज 30 सेंटीमीटर एंड द लोड आर्म इज 10 सेंटीमीटर। हो गया बैलेंस करने के लिए। अब यहां पे कह रहा है फाइंड द मैकेनिकल एडवांटेज इन एन आइडियल केस। मैकेनिकल एडवांटेज निकालना है, तो मैकेनिकल एडवांटेज इज इक्वल टू, अब यहां पे मैकेनिकल एडवांटेज क्या हो जाएगा आपका? एफर्ट आर्म कितना है? 30 सेंटीमीटर। लोड आर्म कितना है? 10 सेंटीमीटर। भाई लिख देता हूं, एफर्ट आर्म अपॉन में लोड आर्म होता है, ये फॉर्मूला। तो मैकेनिकल एडवांटेज कितना आ गया? 30 अपॉन 10, 3 आ गया। किस तरह का काम करेगा ये? काम की छोड़ो, मैकेनिकल एडवांटेज निकालना था। मैकेनिकल एडवांटेज मेरा निकला कितना? 3। तो मैकेनिकल एडवांटेज इसका हो गया 3। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 24। Which type of lever has a mechanical advantage always more than 1? अगर मैकेनिकल एडवांटेज हमेशा मोर देन 1 चाहिए तो हमेशा एफर्ट आर्म शुड बी ग्रेटर देन लोड आर्म। और ऐसा किस केस में होना चाहिए? केस 2 में, यानी सेकेंड टाइप ऑफ लीवर में, है ना, सेकेंड क्लास ऑफ लीवर में। गिव रीजन विद वन एग्जांपल व्हाट चेंज कैन बी मेड इन दिस लीवर टू इंक्रीज इट्स मैकेनिकल एडवांटेज। लो भैया और बढ़ाना है मैकेनिकल एडवांटेज। देखो यार, दो ही चीज पे तो डिपेंड करता है। एफर्ट आर्म एक तो बड़ा होना चाहिए, किससे? लोड आर्म से।
अगर तुमको क्या करना है तो इसको भैया या तो शॉर्ट कर दो और तो ये अपने आप बढ़ जाएगा, या फिर इसको क्या कर दो लॉन्ग कर दो और, है ना। दो ही तरह से आप बढ़ा सकते हो मैकेनिकल एडवांटेज, या तो लोड आर्म को और छोटा कर दें तो अपने आप ये बड़ा हो जाएगा, या फिर लोड आर्म को उतना ही रहने तो एफर्ट आर्म को और लेंथियर कर दो तो भी मैकेनिकल एडवांटेज बढ़ जाएगा। Class 2 lever have mechanical advantage always greater than 1, and the reason for this is that the load and effort are on the same side of fulcrum but in the opposite direction, and the effort arm is always greater than the load arm. ठीक है, अब यहाँ पे देख सकते हो कि फलक्रम से अगर एफर्ट आर्म का लेंथ देखो और लोड आर्म का लेंथ देखो तो ये रहा लोड आर्म का लेंथ और ये रहा एफर्ट आर्म का लेंथ। एफर्ट आर्म हमेशा बड़ा होगा लोड आर्म से, इसकी वजह से इसका मैकेनिकल एडवांटेज ऑलवेज ग्रेटर देन 1 आएगा। दिस टाइप ऑफ लीवर एक्ट एज अ फोर्स मल्टीप्लायर, सो लेस एफर्ट इज नीडेड टू ओवरकम अ लार्ज लोड, है ना। देखो यहाँ पे नट क्रैकर, नट नहीं टूट रहा था हाथों से, नट क्रैकर में लगाया टूट गया। एग्जाम्पल है नट क्रैकर। इन ऑर्डर टू इंक्रीज द मैकेनिकल एडवांटेज क्या करोगे, वी कैन इंक्रीज द लेंथ ऑफ एफर्ट आर्म। एफर्ट आर्म का और ज्यादा लेंथ इंक्रीज कर दो, और ज्यादा इंक्रीज कर दोगे और ज्यादा मैकेनिकल एडवांटेज बढ़ जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ड्रॉ अ डायग्राम ऑफ अ लीवर which is always used as a force multiplier. How is the effort arm related to the load arm in such a lever? ऐसा डायग्राम बनाओ जो कि फोर्स मल्टीप्लायर की तरह काम करे। फोर्स मल्टीप्लायर की तरह क्लास 2 लीवर काम करेगा। यहाँ नट क्रैकर का भी बना देते तो कोई दिक्कत नहीं था, ठीक है। तो क्लास 2 लीवर है जो कि फोर्स मल्टीप्लायर की तरह काम करेगा, as the mechanical advantage is always greater than 1। और एफर्ट आर्म और लोड आर्म में क्या रिश्ता है, तो एफर्ट आर्म इज लॉन्गर देन द लोड आर्म, इससे बड़ा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, एक्सप्लेन व्हाई द मैकेनिकल एडवांटेज ऑफ क्लास 2 टाइप ऑफ लीवर इज ऑलवेज मोर देन 1। एक ही टाइप के क्वेश्चन कई बार पूछा है, कोई नहीं, आप सारे क्वेश्चंस पढ़ लो। जिनको चैप्टर में थोड़े बहुत डाउट बचे होंगे वो सारे डाउट्स यहाँ पे क्लियर हो जाएंगे इस एक वीडियो में। इन क्लास 2 लीवर्स द फल्क्रम एफ एंड द एफर्ट ई आर एट द टू एंड्स। देखो भाई ये दोनों के दोनों दो एंड पे हैं, एंड द लोड इज समवेयर इन बिटवीन द एफर्ट एंड फल्क्रम। लोड कहीं बीच में है, यहाँ पे फल्क्रम, यहाँ पे फोर्स लिखा है तो ई लिख देते हैं। So the load and the effort are on the same side of fulcrum but in opposite direction, and effort, अच्छा दो बार लिख दिया इसको। Therefore the mechanical advantage is always greater than 1। Effort arm किनारे पे है, इन दोनों के बीच में लोड आर्म है, अरे सॉरी लोड है, तो लोड आर्म हमेशा छोटा होगा, एफर्ट आर्म हमेशा बड़ा होगा, इसीलिए इसका मैकेनिकल एडवांटेज हमेशा ग्रेटर देन 1 आता है। Draw a lever diagram of class 2 lever, example of such a lever। ये हो गया क्लास 2 लीवर का जिसमें एफर्ट आर्म बड़ा है और लोड आर्म छोटा है, नट क्रैकर एग्जांपल है इसका, ठीक। नेक्स्ट फिगर शोज अ लेमन क्रशर। ये लेमन क्रशर और नट क्रैकर एक ही टाइप से हैं, उसमें नींबू डालते हैं, नट क्रैकर में नट डालते हैं। In the diagram, mark the position of the direction of load and the effort। तो भैया एफर्ट कहाँ है, यहीं से तो ऐसे हाथ से दबाते हैं इसको, और लोड यहाँ पे है बीच में रखा हुआ। नेम द क्लास ऑफ लीवर, तो ये क्लास 2 लीवर है, क्यों, क्योंकि फल्क्रम से एफर्ट आर्म देखो कितना बड़ा है और वहीं लोड आर्म कितना छोटा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 29। The diagram below shows a rod lifting a stone। एक रॉड है यानी कि लीवर एकदम लिया हुआ है रिजिड हमने, और इससे क्या किया जा रहा है कि स्टोन उठाया जा रहा है। मार्क पोजीशन ऑफ फल्क्रम एंड ड्रॉ एरोस टू शो द डायरेक्शन ऑफ लोड एंड एफर्ट। अब देखो यहाँ पे
इसका लोड यहां है, फलक्रम की तरह ये काम करेगा और एफर्ट कहां लगाओगे, यहां लगाओगे आप। ठीक है, तो ये यहां पे आपने मार्क कर दिया। ठीक है, और ये स्टेटमेंट आपको लिख लेना है। कुछ और भी दिया है, व्हाट क्लास ऑफ लीवर इज द रॉड, रॉड किस क्लास का लीवर है। अब तुम खुद ही देखो, एफर्ट आर्म इतना बड़ा है ना, लोड आर्म इतना छोटा है, तो किस क्लास का लीवर होगा, क्लास 2 लीवर होगा। इसका कोई एग्जांपल, इसका एग्जांपल कौन होगा, नट क्रैकर होगा, लेमन क्रशर होगा। स्टेट द काइंड ऑफ लीवर which always has the mechanical advantage less than 1, draw a label diagram of such a lever। अब आपको मैकेनिकल एडवांटेज कैसा चाहिए, लेस देन 1 चाहिए। अब मैकेनिकल एडवांटेज लेस देन 1 चाहिए, इसका मतलब आपके लिए अब एफर्ट आर्म छोटा होना चाहिए, किससे, लोड आर्म से। अब लोड आर्म कैसा होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए। ठीक है, तो ये कौन सी क्लास है, क्लास 3 लीवर है, जिसमें मैकेनिकल एडवांटेज ऑलवेज लेस देन 1 होता है। ठीक है, फलक्रम और लोड दोनों एंड्स पे रहते हैं और एफर्ट समवेयर मिडिल में लगता है। जैसे आपका रोटी कभी घर में पकाते हुए देखा होगा, तो वो जो टॉन्ग्स होते हैं वो इसका बेस्ट एग्जांपल है। ठीक है, यहाँ पे समवेयर लोड होता है, एफर्ट यहाँ पे लगाते हैं हम लोग अपने हाथों से, और ये कौन होता है भाई, ये फलक्रम होता है। आइस क्यूब्स वगैरह भी उठाना होता है तो इसका यूज करते हैं, है ना। फोर्सेप वगैरह भी वही हो गया, इसका एग्जांपल हो गया। एक्सप्लेन व्हाई द मैकेनिकल एडवांटेज ऑफ क्लास 3 लीवर इज ऑलवेज लेस देन 1। बता दिया भैया, बता दिया, इसीलिए हमेशा लेस देन 1 होता है। देखो डिस्टेंस लोड का फलक्रम से, ये रहा लोड आर, एफर्ट का फलक्रम से, ये रहा एफर्ट आर। ठीक है, नेक्स्ट, हाँ तो ठीक है, इसमें बिकॉज एफर्ट आर्म इज ऑलवेज लेस देन द लोड आर्म, एफर्ट आर्म हमेशा छोटा होगा लोड आर्म से। क्लासेस 3 लीवर हैव मैकेनिकल एडवांटेज लेस देन 1। ठीक है, लेस देन 1 है, एफर्ट आर्म छोटा है, देन व्हाई दे आर यूज्ड, क्यों इस्तेमाल करते हैं हम इसको। क्लास 3 लीवर हैव मैकेनिकल एडवांटेज लेस देन 1 so as effort arm is always less than the load arm। ठीक है, तो ऐसे में तो पता तो चल गया कि क्यों ऐसा होता है। तो so we do not gain in force, हमको कोई फोर्स मल्टीप्लाई होके नहीं मिलता है, तो इस्तेमाल क्यों करते हैं, but we gain in speed, हमको काम में तेजी मिलती है, यानी कि उससे उठा के कोई चीज यहां से वहां रखने में आसानी होती है। आइस क्यूब्स निकाला पकड़ के और ग्लास में डाल दिया। तो larger displacement of load is obtained by smaller displacement of effort। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि ड्रॉ अ लेबल्ड स्केच ऑफ क्लास 3 लीवर। बहुत बार पूछ रहा है भाई, गिव वन एग्जांपल ऑफ दिस काइंड ऑफ लीवर, तो शुगर टॉन्ग्स या फिर फोर्सेप। ठीक है, ये सब एग्जांपल हैं क्लास 3 लीवर के। क्वेश्चन नंबर 34 है कि स्टेट द क्लास ऑफ लीवर्स एंड द रिलेटिव पोजीशन ऑफ लोड, एफर्ट एंड फलक्रम इन। अब बॉटल ओपनर में देखो तीनों की पोजीशन आप देख लो, फलक्रम की पोजीशन देख लो, लोड की और एफर्ट की, ये आपको डायग्राम बनाना है। नेक्स्ट आपका बोला शुगर टॉन्ग्स में भी देखो बीच में कहीं एफर्ट लगाते हैं, ये रहता है हमारा फलक्रम। ठीक है, और ये कौन है, हमारा लोड है। ठीक, तो यहाँ पे स्टेटमेंट वही चीज लिखी हुई है कि बॉटल ओपनर इज एन एग्जांपल ऑफ क्लास 2 लीवर as the fulcrum F and the effort E are at the two ends। fulcrum और effort दो ends पे होंगे और लोड जो होगा is in between the fulcrum and the effort, लोड बीच में। फिर वही शुगर टर्म्स की बात करें तो इसमें कहाँ होगा, इसमें एफर्ट बीच में होगा, फलक्रम यहाँ होना चाहिए, ये एफर्ट का ही एरो है, एफर्ट बीच में लगाते हैं दोनों हाथ से। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 35। ड्रॉ डायग्राम्स टू इलस्ट्रेट द पोजीशन ऑफ फलक्रम, लोड एंड एफर्ट
इन ईच ऑफ द फॉलोइंग केस। देख रहे हो सीसॉ, बिल्कुल मिडिल में होता है फुलक्रम, कभी ये कभी वो। वहीं यहां बात करें हम लोग, शुगर टॉन्ग ही है एक तरह से क्या वही है ही। ये रहा आपका आइस क्यूब या शुगर का क्यूब, और ये रहा आपने एफर्ट लगाया, और ये रहा आपका फुलक्रम। फिर यहाँ फुलक्रम कॉर्नर पे, लोड कहीं बीच में, किसके लिए, नट क्रैकर, लेमन क्रशर, और एफर्ट यानी यहाँ पे हम अपने हाथों को लगाएंगे। ये तराजू है, बीम बैलेंस, एक तरफ एफर्ट एक तरफ लोड। तो यहाँ डायग्राम बनाना था और सबकी पोजीशंस बतानी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्लासिफाई द फॉलोइंग इनटू लीवर एज क्लास 1, क्लास 2 और क्लास 3। क्लास 1, क्लास 2, क्लास 3। अब यहाँ पे याद रखो, एक बार फुलक्रम बीच में तो क्लास 1, एक बार लोड बीच में क्लास 2, और फिर उसके बाद एफर्ट बीच में तो क्लास 3। ठीक है, क्लास 1 लीवर, क्लास 2 लीवर, और ये कौन सी क्लास हुई लीवर की, क्लास 3 लीवर। अब डोर की बात करें, दरवाजे की, तो ये कैसा लीवर है, क्लास 2 लीवर है। तुम देख लेना, एफर्ट लॉन्गर होता है, हिंज दिया होता है ना, ठीक है, यहाँ पे हिंज दिया होता है जो फुलक्रम का काम करेगा, और यहाँ पे हमारी हैंडल होती है। ठीक, फिर उसके बाद कैटापल्ट यानी कि गुलेल की बात हो रही है। ठीक, इसकी बात हो रही है, तो एक क्लास 1 लीवर है। क्लॉ हैमर यानी कि वो वाला हैमर जो कि कीले निकालने के काम में आता है। ठीक, उसकी बात हो रही है, तो एक क्लास 1 में आएगा। व्हील बैरो क्लास 2 में आएगा। फिशिंग रॉड जो होती है ये भी क्लास 3 लीवर में आएगा, और शुगर टन्स भी क्लास 3 की कैटेगरी में आएंगे। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, डायग्राम्स नहीं है यहाँ पे इसलिए मैं दिखा नहीं पा रहा। नेक्स्ट है कि व्हाट टाइप ऑफ लीवर is formed by the human body while raising a load on the palm। जब हथेली में कुछ आपने उठा रखा है तो कौन सी क्लास का लीवर बन रहा है। तो हथेली में हमने कुछ उठाया हुआ है, तो ये हमारा लोड है, फुलक्रम यहां है, ठीक है, और एफर्ट कहां लग रहा है, मसल्स पे, यहां देखते हो ना, डोले शोले बनाते हो तो यहीं पे बनता है ना, तो एफर्ट यहां लग रहा है, फुलक्रम इधर है, लोड इधर, यानी कि एफर्ट कहीं कहां आ रहा है, बीच में आ रहा है, और एफर्ट का बीच में आना मतलब क्लास 3 लीवर। रेजिंग द वेट ऑफ द बॉडी ऑन टोज। अब टोज पे आप अपने बॉडी को उठा रहे हो तो ये चीज फिक्स्ड पोजीशन पे रहती है आपकी, जो आपके पंजे हैं आगे के, तो इसलिए ये फुलक्रम की तरह काम किया। एफर्ट आपके मसल्स पे देखना लगाना, तो ये जो पोर्शन है वहां पे लगता है, नीचे वो थाई के नीचे जो पीछे ये पोर्शन है इस पे लगता है आपका एफर्ट। और लोड क्या रहता है, ये लोड आपका पूरा ये जो आपने उठा रखा है अपने बॉडी को, वो इसके थ्रू। तो यहाँ पे देखो ये एफर्ट है, ये फुलक्रम है, फुलक्रम इधर, एफर्ट इधर, ठीक। तो लोड कहाँ आ रहा है, कहीं बीच में आ रहा है, तो लोड का बीच में होना यानी कि सेकेंड क्लास ऑफ लीवर। When a human body raises a load on the palm, then it is an example of class 3 lever. The elbow joint फुलक्रम की तरह काम करेगा, ये elbow joint at one end, एक एंड पे, and biceps जो होंगे आपके वो फोर्स एक्सर्ट करेंगे, मिडिल में होंगे, and the load L on palm is on the other end. When raising the weight of the body on toes, पंजों पे जब अपना सारा वजन आप उठा रहे हो, बॉडी का वेट, क्लास 2 लीवर है। फुलक्रम F is at toes at one end, the load L जो वेट है बॉडी का वो मिडिल में है, and the effort E by muscles ये दूसरे एंड पे है, यानी लोड बीच में हुआ तो क्लास 2 लीवर। नेक्स्ट, indicate the position of load, effort and fulcrum shown below and name the class of lever। अब यहाँ पे ये कौन सी क्लास है लीवर की, क्लास 3 लीवर है, ठीक है। ये आपका डायग्राम था और ये आपने मेंशन किया, जिसको अभी हम लोगों ने ऑलरेडी इससे पहले वाले क्वेश्चन में देखा। नेक्स्ट क्वेश्चन,
गिव एन एग्जांपल ऑफ ईच क्लास ऑफ लीवर इन ह्यूमन बॉडी। अब ये और ये दोनों ऑलरेडी हम लोग देख चुके हैं, अब देखना सिर्फ इसको है, ठीक है। इसके लिए आप बैक जाके दोबारा देख सकते हो, बाकी चीजें तो यहाँ पे लिखी हुई मेंशन है। ये आपका क्या है, आप जब नॉड कर रहे हो, हाँ हाँ किसी बात में सर हिला रहे हो, तो ऐसे में ये क्या है, लोड है। आप क्या लगा रहे हो, यहाँ पे एफर्ट लगा रहे हो, यहाँ पीछे की तरफ एफर्ट लगाते हैं, और ये बीच में फलक्रम, क्योंकि यहाँ पे तो ये फिक्स रहता है अंदर। तो देखो फलक्रम यहाँ पे मिडिल में है, एक एंड पे लोड है, एक एंड पे एफर्ट है, तो क्या हो रहा है, हमने बताया फलक्रम बीच में क्लास 1 लीवर, लोड बीच में क्लास 2 लीवर, और एफर्ट बीच में क्लास 3 लीवर। तो कौन सा क्लास है ये, फर्स्ट क्लास लीवर है, ठीक है। तो एक्शन ऑफ नॉडिंग ऑफ द हेड इज क्लास 1 लीवर। इन दिस केस जो स्पाइन है act as the fulcrum, load is at its front part while effort is at its rear part, है ना सर, ऐसे हो जाएगा, फिर ऐसे, है ना, हाँ करोगे, ठीक है। बाकी ये सेकंड और थर्ड ऑलरेडी डिस्कस हो चुका है, वीडियो को लेंदी नहीं बनाते हैं, आगे बढ़ते हैं। कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंसेस। मैकेनिकल एडवांटेज इज इक्वल टू इफिशियंसी, पूरा लिख लेना, मैंने साइन बना दिया सिर्फ, इफिशियंसी इनटू वेलोसिटी रेशियो। इन क्लास 2 लीवर, क्लास 2 लीवर में हमेशा एफर्ट आर इज लॉन्गर देन द लोड आर। एफर्ट आर्म हमेशा क्या रहेगा, बड़ा रहेगा क्लास 2 लीवर में, इसीलिए मैकेनिकल एडवांटेज भी ऑलवेज ग्रेटर देन 1। अ पेयर ऑफ सीजर इज अ स्पीड मल्टीप्लायर। सीजर्स लिखा है ना कि शीयर्स लिखा है या प्लायर्स लिखा है। नेक्स्ट मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, मैकेनिकल एडवांटेज लोड एफर्ट किस तरह से रिलेटेड है, अभी देखा था हमने। तो मैकेनिकल एडवांटेज लोड इनटू एफर्ट नहीं होता है, यही ऑप्शन होगा, क्यों, क्योंकि ये आगे चल के चेंज हो जाएगा, ई यहां डिनोमिनेटर में आ जाएगा, लोड अपॉन एफर्ट, ये आपका आंसर है। नेक्स्ट वाला ऑलरेडी हाईलाइटेड है, नेक्स्ट टाइम से कोशिश करूंगा यार हाईलाइटेड ना रहे। The correct relationship between the mechanical advantage, velocity ratio and efficiency, इसको तो अभी fill in the blanks में किया ही है ना, कि mechanical advantage is equal to efficiency into velocity ratio। नेक्स्ट वाला है आपका select the correct incorrect statement। इनकरेक्ट यानी कि गलत स्टेटमेंट, मशीन ऑलवेज हैज एफिशिएंसी लेस देन 100%, ये सही बात है, हमेशा लॉस ऑफ एनर्जी होगा ड्यू टू फ्रिक्शन। मैकेनिकल एडवांटेज ऑफ अ मशीन कैन बी लेस देन 1, हाँ तो हो सकता है लेस देन 1, इक्वल टू 1, ग्रेटर देन 1। मशीन कैन बी यूज्ड एज अ स्पीड मल्टीप्लायर, सीजर्स यूज करते हैं। A machine can have mechanical advantage greater than the velocity ratio, सबसे गलत बात यही है, और यही आपका आंसर भी है, ऑप्शन यही वाला, क्योंकि मैकेनिकल एडवांटेज छोटा हो सकता है VR से, लेकिन मैकेनिकल एडवांटेज कभी VR से बड़ा नहीं हो सकता। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लीवर फॉर विच मैकेनिकल एडवांटेज इज लेस देन 1 हैज, मैकेनिकल एडवांटेज अगर एक से कम है, ठीक है, लेस देन 1 यानी कि आपका एफर्ट आर्म उसका छोटा रहेगा, लोड आर्म बड़ा रहेगा। एफर्ट बिटवीन फलक्रम एंड लोड, क्लास 3 लीवर की यहां पे बात हो रही है, ठीक है। नेक्स्ट है क्लास 2 लीवर आर डिजाइन टू हैव, क्लास 2 लीवर को किस तरह से डिजाइन किया गया है कि हमेशा मैकेनिकल एडवांटेज उनकी 1 से ज्यादा है, क्योंकि उसमें हमेशा एफर्ट आर्म क्या रहेगा, बड़ा रहेगा लोड आर्म से। आई होप सारे क्वेश्चन आंसर्स आपको अब क्लियर होंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग, डू सब्सक्राइब एंड शेयर माय चैनल।